हमारे जल के प्रबंधन ला हम देखथन त मौसम के अनुसार करेल पड़थे। जैसे हमन हल्दी की बात करथन तो हल्दी ला हमन जून जुलाई में लगाथन, वैसने हमन देखथन अदरको ह जून जुलाई में लगथे। लेकिन हमन देखथन धनिया ला तो कोनो मौसम में लगा ले, लेकिन अच्छा उत्पादन करे बार हमन किसान भाई हो जोन बीज मसाला की फसल है तेला सितंबर में हमन बुआई कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो नवंबर तक हमन बुआई कर सकत है। तो ओकर अनुसार हमन जल के प्रबंधन ला करथन। जैसे किसान भाई हो हमन ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम का मतलब होते बूंद बूंद टपक पद्धति से हमन पानी देथन, तो ओकर अनुसार भी हमन कर सकत हन या बहाव विधि से भी हमन कर सकत हन जेला फ्लड इरिगेशन कहथे। तो हमन ला टोटल यदि देखे तो फसल जर हमन देखथन तो 150 से 160 दिन के फसल हा होथे, जेमा जीरा हा 120 दिन में 130 दिन में पक जाथे। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है
कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो पशुपालन हाँ स्वरोजगार के एक बहुत अच्छा माध्यम हरे और ये बढ़ाए बर हमारे राज्य सरकार घलोक समय समय में विभिन्न प्रकार की योजना घलोक निकालत रही थे। फिर संगवारी हो कोनो भी काम के शुरुआत बिना प्रशिक्षण के बिना जानकारी के करबो तो ओमा असफलता मिलते। अब एकरे पाके आज हमन हाँ आप मन बर सुघर जानकारी लाए हैं कि गर्मी के समय में पशु में कौन कौन से प्रकार की बीमारी होते और ओकर निदान का है। संगवारी हो एक बार आप मन हाँ हमार जन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से सीधा बात कर सकते हो और हमार टोल फ्री नंबर तो आप मन जानत हो, नहीं जानत हो तो एक बार और लिख लो। हमार टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो ये विषय में ढेरकन जानकारी देवर आज हमारे संग में डॉक्टर पूर्णिमा सोन, पशु चिकित्सा सहायक सर्जन। और हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और जैसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवा है ओकर ले पहले हमन हाँ चर्चा के दौर ला शुरुआत करथन कि गर्मी के समय में ऐसे कौन कौन से प्रकार के बीमारी हमारे पशुधन ला लग सकते हैं। जी आपका सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए गर्मी में ही बीमारियां हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। बीमारियां किसी भी मौसम में हो सकती हैं। कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिसमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे एक टंगिया है, खुरा चपका है जी, और एंथ्रेक्स है, ब्रुसेला की बीमारी है, गलघोंटू है। अच्छा। और बकरियों में पीपीआर की बीमारी है और एंटेरोटॉक्सीमिया इस तरह से है। गोट पॉक्स की बीमारी बकरियों में होती है। इस तरह काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये जन बीमारी है ये दुधारू पशु में ही होते हैं कि कोनो प्रकार के भी पशु में हो सकते हैं, नर मादा दोनों में? किसी भी तरह के पशु में हो सकती है ये। नर मादा हो, दुधारू हो, सभी में हो सकती है। या ऐसे कोई बीमारी जो गर्मी के समय में दुधारू पशु में देखे मिलते? जैसे गर्मियों के सीज़न में जो है मुख्य रूप से समस्या होती है वो लू लगने की समस्या होती है पशुओं को। जी बिल्कुल जी। तो जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उनके रख रखाव के लिए काफ़ी विशेष ध्यान देना पड़ता है उनको लू से बचाने के लिए। जी 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 जी। अच्छा, अगर हम बात करें कि गर्मी के समय में जिन कौन कौन से बीमारी है जे हाँ वो जानवर बर या वो पशु बर जानलेवा हो सकते, ऐसे कोई बीमारी हुई तो वो बताते हो?
देखिए अभी जो मैंने बीमारियों के नाम बताए हैं, ये बीमारियां यदि अगर सही समय पर उपचार न कराया जाए तो यही बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। जी तो इसके लिए हमें सही समय पर उपचार कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब एक फोन आवत है हमारे करा। जी हेलो हेलो। हाँ नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार किसान भाई, कहाँ ले बोलत हो? गोविंद मानेश्वर बोला तो भैया कन्या वाला घाट ले। अच्छा अच्छा गोविंद भाई, प्रश्न पूछो अपन। प्रश्न ये भैया जैसे गर्मी में जो भैया हम फसलन की जो रोग राई होते ना जी, एक बार जैसे टीकाकरण कराबो तो कहाँ जाना पड़ी, जानकारी अगर टीकाकरण सही मौसम में कराना सही रहती कि नहीं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके डॉक्टर साहब। जी, टीकाकरण जो है अभी मई जून में होता है पशुओं में। जो गलघोटू है, एक टंगिया है, ये सभी टीकाकरण अभी अप्रैल मई जून इसी में ही लगाए जाते हैं। जी 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 जी। तो आपके अपने निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ से संपर्क करके उसे आप लगवा सकते हैं। एक बार कोई विशेष फ्री में लगत हुई है कि जी हाँ, कोई मूल्य दे लगते? नहीं, बिल्कुल फ्री में लगता है। बिल्कुल फ्री में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज़ ये है। एक संग संग हम बात करते रहे हैं कि गर्मी के समय में अगर कोई पशु जानलेवा जिन बीमारी है ओकर विषय में हम बात करते रहे, तो वो माँ ऐसे कौन कौन से बीमारी जल आप मन बतात रहे हो? जी, जैसे मैंने गर्मी के मौसम में बताया कि लू लगने की समस्या रहती है, तो इसमें लू लगने के जो लक्षण होते हैं जी, ये लक्षण इस प्रकार हैं कि जैसे पशु के शरीर का तापमान है, ये सामान्यतः गौवंशी भैंसवंशी में 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा। लेकिन हमारे वातावरण का जो तापमान है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो इस स्थिति में पशुओं को जो रखरखाव की विशेष आवश्यकता होती है और उनके स्वास्थ्य पर इस अधिक तापमान का विपरीत असर पड़ता है। इनका जो पाचन क्षमता है वो घट जाती है। अच्छा। और इसका प्रभाव इनके दूध उत्पादन पर पड़ता है। पशु चारा कम खाते हैं जिससे उनका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। जी जी। इनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। हाँ हाँ। और जो बढ़े हुए तापमान की वजह से एक तनाव की स्थिति होती है पशुओं में, और तनाव में होने पर उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो कम हो जाती है। इसलिए और भी बीमारियां होने की उनके संभावना रहती है, संभावना बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि लू से पशुओं को बचाना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप बातें करते हैं मन लू के, तो एक तो आप लक्षण बताए हो कि लू में ऐसे ऐसे होते हैं। अब अगर कोनो पशु ला लू लग गए हवे तो ओकर पर का उपचार के व्यवस्था है, कैसन ढंग के हमला ओकर सावधानी रखना है, रख रखाव रखना है, ये लू के विषय में बताते हैं। जी देखिए, अगर किसी पशु को लू लग चुका है तब तो मैं यही सुझाव दूंगी कि तत्काल निकटस्थ पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, है ना, और उसका समुचित इलाज कराएं। जी। और इससे बचने के लिए, है ना, उस जो हमें व्यवस्था रखनी है, विशेष उनके रखरखाव पे हमें ध्यान देना है। बिल्कुल। उनका जो आवास गृह है वो इस तरह से होना चाहिए कि आपको पशु का आवास अगर संभव हो सके तो पेड़ों की छायादार स्थानों पर होना चाहिए जी, जिससे वहाँ पशु के आवास गृह का तापमान कम रहे। और उसकी जो ऊंचाई है वो कम से कम 10 फीट की ऊंचाई रखनी चाहिए आवास गृह की। जी। और जो पशु जो आवास गृह का छत है उसमें अगर संभव हो सके तो घास बिछा देना चाहिए। अच्छा। घास की लेयर रहेगी जिससे कि तापमान अंदर का कम रहेगा। और जो पशु आवास गृह में जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, जिससे कि गर्म हवा अंदर आने की संभावना रहती है, इसमें हमें बोरा लगा देना चाहिए या टाट लगा देना चाहिए और उसे गीला करते रहना चाहिए। पानी का छिड़काव होता रहे और अगर संभव हो सके तो कूलर की व्यवस्था कर दें। कहीं कहीं जो पशु शेड होते हैं वहाँ पर तापमान अंदर का बनाए रखने के लिए स्प्रिंकलर की भी व्यवस्था की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बताओ कि ये में हम मतलब नमी रखना है, हमला ओकर टेम्परेचर ला मेंटेन रखना है जी। अब हम बात करते हैं कि जहाँ नमी है वहाँ पर मच्छर के प्रकोप गलत होते हैं। मच्छर के काटे से का हमारे जिन पशुधन है ओला कोई प्रकार के हानि हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो ओकर पर क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो पशु आवास गृह होता है उसका जो फ्लोर है वो हमेशा पक्का फ्लोर होना चाहिए। अच्छा। पक्का फ्लोर रहे और उसकी जो ढलान है ना, एक नाली उसकी बना देनी चाहिए ताकि पशु का जितने गोबर है, मूत्र है, उसे बाहर निकलता रहे, साफ रहे। जी जी। और ये स्वच्छ, सबसे जरूरी है कि साफ सफाई रखना जरूरी है शेड में। और रही बात मच्छरों के पनपने की, तो अगर साफ सफाई समुचित रखा जाए तो उससे बचा जा सकता है। नहीं तो मच्छर और बाकी जो भी कीटाणु होते हैं वो भी बीमारियां फैला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बीमार पशु से दूसरे बीमार पशु में बीमारी फैलाने का कारण बनते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी पैरासिटिसाइड्स हैं
वो सब इस्तेमाल करने चाहिए। जी जी जी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बना था भाई कि गर्मी के समय में जन हमार पशु है ओकर खान पान में का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी बताएं। खान पान में बहुत ध्यान रखना पड़ता है गर्मी का मौसम है तो, क्योंकि पशु का जो पाचन व्यवस्था है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अच्छा। तो और हमें पानी की पूर्ति भी करनी है, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा खिलाया जाए। हरे चारे में पानी की समुचित मात्रा होती है, लगभग 70 से 80% पानी उनको हरे चारे से मिल जाता है। और पीने का साफ ठंडा पानी उसको हमेशा उपलब्ध रहे। जी, ये तो रही से एकर से हम हाँ पशुधन ला सुरक्षित कर सकत हवन। भोजन के तौर पे विशेष रूप से अगर कहीं गर्मी के समय के बात करन तो गर्मी में कोई विशेष रूप से टीका लगाए का प्रावधान है क्या, कि गर्मी से बचे पर भी कोई टीका या इंजेक्शन के प्रावधान है? टीका जो है वो संक्रामक बीमारियों से रोकथाम के लिए ही लगता है। जी जी। तो जो मई जून का महीना होता है इसमें बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जाता है। हाँ। पशुओं में जैसे एक तंगिया है, जी जी, गलघोंटू है, ये सभी बीमारियों के टीकाकरण उस समय कराया जाता है। जिसे हम बात करते हैं कि पशुधन के, तो उमा हम गाय भी आते इमा एक तो रोग में देखे में मिलते थनैला रोग। ये थनैला रोग का होते, एकर लक्षण का है और एकर निदान कैसे हम कर सकते हैं? थनैला रोग जो है ये दुधारू पशुओं में होता है। जो दूध देने वाली गायें होती हैं उनके थन में सूजन आ जाती है। अच्छा। बहुत तेज बुखार होता है, उन्हें दर्द होता है। तो इससे दूध उत्पादन क्षमता ही प्रभावित होती है, किसान को बहुत नुकसान होता है इससे। तो इसके उपचार के लिए ये आवश्यक है कि अगर थनैला रोग है तो आप तत्काल निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क करें, उसका उपचार कराएं और उससे बचाव के लिए कोशिश करें कि जो गाय है यदि उसके आसपास कोई बीमार पशु है तो उसे अलग रखें। अच्छा। और जो दूध दूहने वाले व्यक्ति हैं है ना, उनके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। साफ सफाई का ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें। यही जो है मुख्य कारण जो थनैला रोग का कारण बनती है। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे प्रबंधन में कमी है, साफ सफाई में कमी है तो थनैला रोग आ सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा बात ये है। तो ऐसा ढंग के हम एक से बचाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर पशु के हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के बात करें तो ना केवल गर्मी में कि और अन्य समय में भी हम रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाए बर क्या कर सकते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पशु का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसका आहार का जो व्यवस्था है जैसा बताया वो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। और बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण जैसे कि अभी मई जून में टीकाकरण होगा, गलघोटू का टीकाकरण होगा। अच्छा। ये 6 माह से ऊपर के पशुओं को लगाया जाता है और प्रतिवर्ष लगाया जाता है। हर साल पशुओं को गलघोटू का टीका लगना अनिवार्य है। दूसरा होता है एक तंगिया का, ये भी 6 माह से ऊपर के पशुओं को लगना है और प्रतिवर्ष लगना है ये। अच्छा। जी। फिर है खुरा चपका का टीका लगता है। अच्छा। जिसे हर 6 माह में लगना अनिवार्य होता है। और इसी तरह एक ब्रुसेला की बीमारी होती है, ब्रुसेला, जिससे पशुओं की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है इस बीमारी से। अच्छा। तो इससे ब्रुसेलोसिस के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता है। ये 4 से 8 महीने की बच्चियों को लगाया जाता है। अच्छा। इसके अलावा बकरियों में है, बकरियों में PPR का वैक्सीन लगता है। ये 4 माह से ऊपर की बकरियों को लगना होता है। अच्छा। एक एंटेरोटॉक्सीमिया की बीमारी होती है बकरियों में, तो उसका भी टीका लगता है। ये भी प्रतिवर्ष लगाया जाता है। जी जी जी। अभी एक और नाम आते बीमारी के जब क्रम चला से मैं जानना चाहूँ, लंपी करके कोई बीमारी होते पशु मन, ये का चीज है, थोड़ा सा विस्तार में बताओ। ये लंपी जो बीमारी है इसे कहते हैं LSD, लंपी स्किन डिसीज। अच्छा। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका भी मुख्य कारण है साफ सफाई की कमी। अच्छा जी। और लंपी स्किन डिसीज के लक्षण ये होते हैं कि इसमें पशु का बहुत तेज बुखार भी आता है, उसके शरीर में सूजन आ जाती है, पैरों के आसपास सूजन आ जाती है और शरीर में गांठें बन जाती हैं। अच्छा। तो इस बीमारी से बचाव के लिए ये सबसे आवश्यक है कि यदि आपका कहीं से पशु आप खरीद कर ला रहे हैं बाहर से, तो सबसे पहले तो आप उसे बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अच्छा अच्छा। ताकि यदि उसमें कोई बीमारी है तो वो स्वस्थ पशुओं को ना हो सके, उनका आइसोलेशन जरूरी है। और यदि पशु बीमार हो गए हैं तो उन्हें स्वस्थ पशुओं से तो अलग ही बांध कर रखना होता है। तो और उसका फिर निकटस्थ पशु चिकित्सालय में आप उपचार कराइए बिल्कुल समय पर। यदि कोई प्रकार के बीमारी है कोई पशु ला, वो समय आहार में कोई बदलाव करे के आवश्यकता होती?
देखिए पशु आहार के लिए जो उनका डेली जो उनको खिलाया जाता है, जो उनकी रूटीन है, हाँ, वही उनको देना होता है, जी, है ना। पशु खाना कम कर देती है, कोशिश यही करना चाहिए कि हरा चारा उनको अधिक से अधिक मिल सके। हाँ, और हरा चारा, दाना एक अलावा कोई तरल पदार्थ जैसे कोई इसे बना के दिए जा सकते का? जी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं जी। हम अगर बात करते हैं आगे तो जैसे आप बोले हो एक टंगिया रोग, एक टंगिया रोग का होते कैसे ढंग के उपचार करे जा सकते, किसान भाई कैसे पहचाने होला? एक टंगिया रोग ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जी। इसमें पशु को बहुत तेज बुखार आता है और उसके जो पैर होते हैं उसके ऊपरी हिस्से में सूजन आ जाती है और उसमें कभी कभी कटकटाने की आवाज़ भी आती है। तो अगर समय पर इलाज इसका बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़रूरी है कि इसका टीकाकरण, हर साल इसका टीकाकरण होता है। तो पशु को बीमारी से बचाने के लिए एक टंगिया का टीकाकरण जरूर लगवाएं। अच्छा अच्छा। एक संगे संग हम बात करते हैं गलघोटू के। जी। तो वो किस टाइप से होत हुई गलघोटू? गलघोटू भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया जी, बैक्टीरिया डिजीज है ये भी। और इसमें पशु को बहुत तेज बुखार आता है और उसके गले में सूजन आती है। अच्छा। पशु को सांस लेने में समस्या होती है, उसका चारा खाना कम हो जाता है और गले में सूजन आती है, वहाँ से आवाज़ भी आने लगती है। तो ये जो है इस बीमारी के लक्षण हैं। इसके लिए भी टीका लगता है हर साल। तो इस बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवाना बहुत ही आवश्यक है। अगर टीका लगे के बावजूद भी अगर कहीं वाला गलघोटू हो है तो ओकर पर का उपचार है? ओकर पर कोई सर्जरी वगैरह हो सकता है? नहीं, सर्जरी नहीं है। हाँ। उसे एंटीबायोटिक्स सामान्य दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जितना भी प्रकार के एंटीबायोटिक हवे देन आप मन अपन क्षेत्र में लगाते, ये किसान भाई मतलब कहाँ से मिल पाई? पशु चिकित्सालय से। वो हर आप और आसपास के पशु चिकित्सालय में मिल पाई? ओकर संगे संग मतलब और कौन सी सुविधा मिल पाई पशु चिकित्सालय में? आपको कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा है, बंध्याकरण की सुविधा है, पशु चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था है। सभी प्रकार के आप वहाँ उपचार करवा सकते हैं। तो आप डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं, कृमिनाशक दवा पान वहाँ पे आप करवा सकते हैं। जी। कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें उन्नत नस्ल के बीज वहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा जी जी। कृत्रिम गर्भाधान के विषय में बताओ कि आज के समय में कौन से प्रकार के जिन पशु होते जिला हम वहाँ अधिक से अधिक दूध देवे एक बार हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से आगे ला सकते हैं? जी, भारतीय नस्ल जैसे गिर है, साहीवाल है, इसके सीमेन जो है पशु चिकित्सालय में उपलब्ध होते हैं। HF है, रेड सिंधी है और भैंसों में मुर्रा है, जो अच्छी दुधारू नस्ल की गाय भैंसें होती हैं, इनके सीमेन उपलब्ध होते हैं पशु चिकित्सालय में। जब भी आपकी गाय है गर्मी में आती है, भैंसें गर्मी में आती हैं, आप जरूर उनका कृत्रिम गर्भाधान कराइए जिससे कि उन्नत नस्ल में सुधार होगा और पशु की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। इकर अलावा जैसे हम बात करें कि नवजात पशु हवे, छोटे छोटे पशु मन है, बड़े पशु के लक्षण तो हो जाते लेकिन नवजात पशु मन के लक्षण एक बार दिखे में नहीं दिखे, इकर मन के रख रखाव पर का विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए? नवजात बछड़े बच्चियों की देखभाल के लिए सबसे पहले तो जब पहला जो दिन होता है उनका, तो उनको जो उनके नेवल होते हैं उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। और उन्हें दूध जो है गाय का पहला दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो उसमें बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसे अवश्य पिलाना चाहिए। और उसकी मात्रा हमें ज़्यादा भी नहीं देनी है, कम भी नहीं देनी है। उसे जो बछड़ा या बच्चिया है उसका जो बॉडी का वेट है उसका 2.5 भाग यानी 10% बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ओकर से बोला का फायदा होगी? उससे सबसे जरूरी था उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। जी, तो उसे कोलेस्ट्रॉल जो दूध है वो अवश्य ही देना चाहिए। जी जी जी। यानी कि कहा जाए कि अगर हम बड़े पशु के बात करें तो ओला एक अच्छा हरा चारा दे करके ओकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। नवजात शिशु में जरूरी है कि ओला कोलेस्ट्रॉल मिले। जी बिल्कुल जी। बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन ला दे हो, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि आप मन हाँ कैसे अपन क्षेत्र में पशुधन के सुरक्षा कर सकते हो, कैसे प्रकार के आप मन वाला टीका लगा सकते हो। संगवारी हो, ढेर जानकारी और चर्चा आगे अंक में और करबो, लेकिन अभी हमला समय के अभाव है, जायला पड़ी। अगले अंक तक आप मन दुह विदा।
राम राम।